प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। हम अभी ट्रांसफार्मर का थ्योरेटिकली क्लास ले रहे हैं और आज हमारा ट्रांसफार्मर का जो कारवां है आगे बढ़ेगा। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि नो लोड पे और आइडियल ट्रांसफार्मर है। कंडीशन क्या रखे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर है और नो लोड के कंडीशन में है। तो उसके अंदर में क्या हलचल हुआ और क्या हो रहा था, इसको हम लोग भली भांति देखें। आज का जो टॉपिक होगा, आज हम प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर लेंगे। प्रैक्टिकली का मतलब कि प्रायः जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, और उस ट्रांसफार्मर को हम नो लोड पर रखेंगे तो उसके अंदर में क्या हलचल होगा उसको हम लोग भली भांति अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और यहीं से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है किसी भी एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो कभी भी इस सब्जेक्ट को रटने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा, और नहीं तो फिर बनना मुश्किल है। आवाज़ क्लियर है आप लोग को? चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग। और आपको ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो सुबह का हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है उसमें हम बेसिक का और डीसी मशीन का स्टार्ट कर दिए। अभी तो आपका ट्रांसफार्मर ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन वहाँ पर अभी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो सुबह का क्लास ऑब्जेक्टिव का कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो सुबह में जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो ज़रूर जुड़िएगा, और थ्योरी का क्लास ज़रूर देखिए, ठीक है। थ्योरी देखिएगा तभी आपका क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव भी। और ट्रांसफार्मर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी अब आगे का मशीन हम देखेंगे इंडक्शन मशीन, तो इससे रिलेटेड है, इसलिए इसका क्लास आप लोग गैपिंग नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करें ट्रांसफार्मर को, और हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर जी? कल तो था आइडियल, आज हम क्या लिखेंगे? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सेंस क्या हो गया भाई? आइए, फॉन्ट ठीक है लिखावट का? चलिए, तो प्रैक्टिकल का सेंस हो गया। कल हम देखे थे आइडियल, आज देखेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हमारा जो है आइडियल के तुलना में, आइडियल में हम लोग देखे थे कि वाइंडिंग का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल माने थे, लीकेज फ्लक्स नेग्लिजिबल माने थे, और हम लोग लॉस को भी नेग्लिजिबल लेके चले थे कि जब रेसिस्टेंस नहीं, लीकेज रिएक्टेंस नहीं, कुछ नहीं है तो लॉसेस जीरो है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, मोटे तौर पर हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि रेसिस्टेंस होगा, लीकेज फ्लक्स होगा, लॉसेस होगा। बात समझ में आई? तो 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, 3 पॉइंट महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट, आयरन लॉसेस। चलिए, लॉसेस को बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये विचार करेंगे कि इसमें रेसिस्टेंस होगा, यानी वाइंडिंग, वाइंडिंग रेसिस्टेंस। वाइंडिंग रेसिस्टेंस होगा, वाइंडिंग रेसिस्टेंस होगा। सेकंड पॉइंट, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स एंड लीकेज रिएक्टेंस कंसीडर किया जाएगा भाई, मतलब होगा। थर्ड, आयरन लॉसेस होगा।
आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस बोलने का मतलब हो जाएगा आयरन लॉसेस, या फिर इसी को दूसरा नाम है कोर लॉसेस। कोर लॉसेस। हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं? तो आइडियल है लेकिन नो लोड है, ये भी हेडिंग में देख लीजिएगा, है ना। हम यहाँ पर कॉपर लॉस भी लिख सकते थे, लेकिन कोर लॉस और या फिर आयरन लॉस इसीलिए लिखे हैं क्योंकि नो लोड का कंडीशन है। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉस तो कंसिडर करेंगे लेकिन कैसा लॉस? तो आयरन लॉस। आयरन लॉस में कौन कौन सा कंक्लूजन होगा जी? आयरन लॉस को हम लोग WI से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और यह जो है कॉम्बाइंड होता है ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को, यानी आयरन लॉस इज समेशन ऑफ ईडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। ये सब नोट कर लेना है आपको। ईडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस पहले ही बता चुके हैं आप लोग को। तो जैसा ही हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करेंगे तो इन तीन चीजों का आपके माइंड में एजम्पशन होना चाहिए। बातें समझ में आ गई आपको कि रेसिस्टेंस है, प्राइमरी साइड में भी सेकेंडरी साइड में भी रेसिस्टेंस है। कल वाला में नेग्लेक्ट माने थे। लीकेज फ्लक्स है ना। लीकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं? हम समझा चुके थे कल भी कि जो एक ही वाइंडिंग में फ्लक्स रह जाए, जो फ्लक्स एक ही वाइंडिंग तक सीमित रह जाए, प्राइमरी का यदि फ्लक्स है प्राइमरी तक ही वो सीमित रह गया, लीकेज फ्लक्स हो गया। यदि प्राइमरी का फ्लक्स है और वह फ्लक्स सेकेंडरी में चला गया तो लीकेज नहीं है। आया समझ में? वो क्या हो गया? म्यूचुअल फ्लक्स हो गया, काम देने वाला हो गया, यूजफुल हो गया। बात समझ में आई? आयरन लॉस समझ ही गया है। अब आइए इसका मेन मुद्दे पर हम लोग चले। आइए, और मेन मुद्दे की बात करेंगे तो इसमें हेडिंग लगाएंगे आप लोग। हेडिंग लगाइएगा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। नो लोड का कंडीशन है मेरा। चलिए, किसका हम लोग सर्किट डायग्राम बना रहे हैं? तो नो लोड का कंडीशन बना है। तो चलिए प्राइमरी साइड में आप वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। वाइंडिंग स्टार्ट कर दीजिए प्राइमरी साइड में, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी साइड का वाइंडिंग, और प्राइमरी साइड में हम सप्लाई दे दिए, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, है ना। यह जो सप्लाई दिए हैं इसको हम बोलेंगे V1। ये सर्किट जब वाइंडिंग कर चुके हैं तब पूरा का पूरा क्लोज है, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। और यह जो करंट होगा I0, नो लोड करंट। I0 कल वाला करंट फ्लो करवाए थे I म्यू, है ना। वो आइडियल का केस था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करेगा और कोई दूसरा करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रैक्टिकल है। नो लोड का कंडीशन लेकिन प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर जो होगा टर्न का संख्या होगा N1। 1 इंडिकेट करता है प्राइमरी को, क्लियर। यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ तो इस कोर में फ्लक्स आएगा। क्यों? क्योंकि देख लो, ये मेरा राइट हैंड थंब मेरा ऊपर का डायरेक्शन में है और रेस्ट फिंगर इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में आपको करंट को शो किया जा रहा है। तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा? फ्लक्स का डायरेक्शन होगा, यानी यह डायरेक्शन में फ्लक्स मूव करेगा, ठीक है। और यह जो फ्लक्स होगा I M,
आ रहा समझ में? यही फ्लक्स है जो कि इस पूरे कोर में दौड़ेगा। बात आई समझ में? ये फ्लक्स जा रहा है, क्या जा रहा है? फ्लक्स। फ्लक्स। फ्लक्स जा रहा है। क्लियर? आपको पता होना चाहिए कि जब ट्रांसफार्मर हम लोग बनाते हैं तो दोनों साइड बाइंडिंग करके रखते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ सिर्फ करेंगे। ये हो गया दोनों साइड बाइंडिंग। इधर बोलेंगे N2। टू इंडिकेट करता है सेकेंडरी साइड को, ये प्लस माइनस देंगे E2। और हम अभी बोले हैं नो लोड पेयर है, तो लोड नहीं है तो ये टर्मिनल ओपन रहेगा और उधर ना कोई करंट जाएगा ना कोई कुछ होगा, बस इतना ही होगा। और यहाँ पे प्लस माइनस देंगे और लिखेंगे E1। दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, किसके वजह से? तो इस फ्लक्स के वजह से। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कल वाले फिगर में आज वाले फिगर में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? तो कल वाले में नजर आ रहा था कि यहाँ पर आई म्यू लिखे थे जिसको बोले थे मैग्नेटाइजिंग करंट, आज लिखेंगे आई नो। ये क्या है? नो लोड करंट है। क्या है? नो लोड करंट है। तो जल्दी से इस फिगर को बनाने का प्रयास करिए। हो गया? अब आइए, बस डायग्राम ही हम आपको समझाएंगे। मेनली मेरा ये उद्देश्य होगा, इसी में आपका सारा काम बन जाएगा। ये सर्किट डायग्राम हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये सर्किट तो आप देख लिए, लेकिन अब इसका इक्विवेलेंट यदि हम बनाना चाहें कि इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा होगा, उस पर बात करेंगे। तो अगला जो हेडिंग लिखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। सीधा सर्किट बनाते चलना है ना, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड पर हम सर्किट डायग्राम बनाना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट। तो कैसे बनाएंगे? आइए, ये प्राइमरी साइड का कोर हो गया, सॉरी प्राइमरी साइड का कॉइल हो गया, ये कोर को इंडिकेट कर देगा और ये सेकेंडरी साइड का कॉइल हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद एक ब्रांच यहाँ से निकलेगा, ये दो भाग में ब्रेक होगा, एक में इंडक्टेंस होगा और दूसरे में रेसिस्टेंस होगा। इसको बोलते हैं हम लोग संट ब्रांच, है ना। हम बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे किसका क्या यूजफुल है, किसका क्या काम है। यहाँ से करेंट आ रहा है I0, यही है नो लोड करेंट। ये दो भाग में ब्रेक हो जाएगा। एक में जो करेंट होगा, इसमें जो करेंट होगा आई म्यू, और इसमें जो करेंट होगा I W। इसको बोलेंगे X0, इसको बोलेंगे R0। फिक्टिशियस रेसिस्टेंस एंड फिक्टिशियस इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब काल्पनिक तौर पे रेसिस्टेंस को माना गया, काल्पनिक तौर पे इंडक्टिव रिएक्टेंस को माना गया है। सबका काम क्या है सब देखेंगे, बस जैसे फिगर बना रहे हैं बनाइए। अब जो है यहाँ से आप सप्लाई दे दिए हो V1, है ना। ये V1 क्या किए हो? सप्लाई दिए हो।
ये प्राइमरी का टर्न है N1:2, ये सेकेंडरी का टर्न है N2। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है E2, है ना, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, वो है आपका E1। E1 क्लियर हुआ। और आपका ये क्या है, ओपन है, इसलिए इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट ए नो लोड। यह जो ट्रांसफार्मर बनाए हैं, ये तो आप जान गए कि इसका कोर है जी, हम बाइंडिंग करते हैं, उसके अंदर में क्या क्या हो रहा है उसको समझने के लिए यह सर्किट आवश्यक है। अभी जस्ट हम बताए कि आपको ये करंट है, इस करंट का दो कंपोनेंट, इस करंट का कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, याद रखना। यह करंट दो भाग में टूटता है, एक होता है I W और दूसरा होता है I म्यू, है ना। या बगल में कहीं पर लिख सकते हैं आप लोग समझने के लिए। दो करेंट I W, वर्किंग कंपोनेंट इसको बोलेंगे, I म्यू ये वर्किंग नहीं है। हम बताएंगे सबको कैसे कैसे क्या करते हैं जो। तो इसी को समझने के लिए जो दो गो करंट है दो भाग में जाएगा, एक रेसिस्टिव भाग में जाएगा और एक जाएगा इंडक्टिव सर्किट वाला भाग में। यहाँ तक बात समझ में आया। और यदि यह बात समझ में आ गया तब हम आपको फेजर डायग्राम पर ले चलेंगे। किस पे ले चलेंगे, फेजर डायग्राम पे। तो जल्दी से इस फिगर को और उसके बाद उस वाले फिगर को नोट करना है। क्लियर हो गया, इस फिगर को नोट कर लीजिए। यह जो करंट है इसका दो कंपोनेंट है और दोनों का जो जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन कैसे जोड़ को जी, तो फेजर सम। कौन सा सम, फेजर सम। आवाज क्लियर है, चलिए फिगर समझ में आ गया आपको। आइए नेक्स्ट बात करें हम लोग फेजर डायग्राम पे। किस पे, फेजर डायग्राम पे। सब कुछ फेजर डायग्राम से ही क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, ये कर रहे हैं क्या, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है आपको, ठीक है। हम तो जान गए कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो वाइंडिंग का रेसिस्टेंस भी होगा, लीकेज फ्लक्स भी होगा, लीकेज रिएक्टेंस भी होगा, आयरन लॉसेस भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा आयरन लॉसेस सिर्फ इसके वजह से होगा, इस आयरन का मटेरियल यूज किया है तो कौन कौन सा लॉस होगा, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस होगा। यहाँ से जो करंट जाएगा ये I0, इसको बोलते हैं नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड क्या बोलेंगे, नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ लोड नहीं लिया गया था तभी का ये करंट फ्लो करने लगा, है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे I0 को क्या बोलेंगे जी, ये क्या है, नो लोड, नो लोड प्राइमरी करेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, है ना। नो लोड क्या है जी, नो लोड का करंट है। इसका जो कंपोनेंट होता है वो दो होता है, एक को बोलते हैं I W और दूसरा को बोलते हैं I म्यू, ठीक है। I W को क्या बोलेंगे, ये हो गया एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट। और इसको क्या बोलेंगे जी, एक्टिव है, या फिर इसको बोल सकते हैं वाटफुल, वाटफुल, वाटफुल कंपोनेंट। इसको बोलेंगे इनएक्टिव। और क्या बोलेंगे, वाटलेस, वाटलेस कंपोनेंट। आइए अब हम फेजर डायग्राम पे बात करेंगे, ठीक है।
अगला लिखिएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट नो लोड। नो लोड पे हम देखना चाहेंगे, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जी, याद रखिएगा, और नो लोड का कंडीशन चल रहा है। इस पर फेजर डायग्राम आइए। तो फेजर डायग्राम आइए, ध्यान से देखिएगा। आपको हम अभी बताए थे कि जो आप नो लोड करंट ले रहे हैं उसका दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट को आई म्यू बोलेंगे, यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, यानी वर्कलेस है वो। उसका सिर्फ एक ही काम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर देना, जैसा कि कल वाले डायग्राम में हम लोग देखे थे, है ना। तो वो करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को आई म्यू, आई म्यू, इसका काम क्या है, फ्लक्स क्रिएट कर देना, कर दिया। आपको मालूम है कि प्राइमरी साइड में, हम अभी जस्ट बोले हैं, कल वाला में देखे थे कि जैसे ही रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिए थे तो प्योर रेसिस्टेंस बन गया था, है ना, सॉरी, प्योर इंडक्टिव सर्किट बन गया था, कॉइल बन गया था। रेसिस्टेंस को निगलेक्ट किया था, रेसिस्टेंस बन नहीं गया था, रेसिस्टेंस को निगलेक्ट किए थे नहीं, तो 90 डिग्री से इसके साथ एंगल बनाया था। अभी उसी डायग्राम को ले चलेंगे हम लोग। यहाँ जो फ्लक्स है, जो सप्लाई वोल्टेज है, उससे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये हो जाएगा। आपको अभी जस्ट मालूम है कि जो करंट लिए थे वह करंट जो है आपका आई डब्ल्यू है। एक है जो क्या है, आई डब्ल्यू है, इसका काम क्या है। तो ध्यान से देखो, नो लोड में, अब मेरी बात को समझो, हम एक चीज और समझाना चाह रहे हैं। ट्रांसफार्मर में तो कोई लोड नहीं है, लेकिन आप ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दिए हो, पावर तो दे दिया ना इनपुट की तरफ, लोड ले या ना ले उससे कोई मतलब नहीं। तो जो पावर दिए, पावर गया कहाँ। आपको तो मालूम है कि कहीं भी हम पावर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं यूज होता है ना। तो यहाँ तो लोड है ही नहीं, तो गया कहाँ, एक सवाल है ना जी। तो बताइए कहाँ जाएगा। आप ट्रांसफार्मर में इनपुट दे दिए हैं लेकिन आउटपुट नहीं ले रहे हैं, आउटपुट ओपन रखे हैं, तो जो पावर गया वो गया कहाँ। तो वह पावर इसके कोर में लॉस होता है। कहाँ लॉस होता है, कोर में। ध्यान समझिए, इस फिगर को देखिए और समझिए। यहाँ से आप तो इस वोल्टेज को, इस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर होगा कि नहीं होगा, यानी इनपुट पावर आपने दिया, ये पावर यहाँ गया कहाँ, यहाँ से तो कोई लोड ले ही नहीं रहा, कहाँ गया। तो बताना होगा कि यह नो लोड पर है, तो नो लोड पर जो भी इनपुट पावर होगा वो लॉस में चला जाएगा। कौन सा लॉस में, ये कोर में, तो बोलेंगे कोर लॉस में चला जाएगा। तो कोई भी जो लॉस है, लॉस होने के लिए वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी यही जो करंट है इसका दो कंपोनेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक कंपोनेंट है सिर्फ फ्लक्स को क्रिएट करेगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो कोर लॉस को क्रिएट करेगा। तो जैसा ही लॉस की बात आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि लॉस जो होता है पावर का होता है, उसका फार्मूला V इंटू आई होता है ना, V इंटू आई। और कॉस लगा देते हैं तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। पढ़ाने टाइम में ही कॉल आ जाता है, बताइए। हाँ, तो हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे आपको। हाँ, कि नो लोड में लॉस कहाँ चला जाता है ना, लॉस की बात कर रहे थे। तो लॉस जब भी होता है वो वोल्टेज करंट को गुना करते हैं। तो लॉस वाला कंपोनेंट ये है,
वह करंट का दो भाग में टूटा। एक भाग जो है वो बोलता है कि सिर्फ फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर चला जाएगा। एक भाग बोलता है कि नहीं हम लॉसेस में जाएंगे, तो वो यहाँ चला जाएगा। है ना? बात समझ में आ रही है? एक का देखिएगा लाइनिंग हम बहुत लंबा खींचे हैं, एक का लाइनिंग कम खींचे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू अधिक होगी नो लोड के केस में, और वर्किंग कंपोनेंट जो हुआ या लॉस का जो कंपोनेंट हुआ वो कम होगा। यहाँ पर लिख देना होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ पर हम करंट की बात किए थे, तो आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो ये बहुत ज़्यादा होता है इसके तुलना में, वर्किंग कंपोनेंट की तुलना में। अब बताइएगा, जब आपका करंट का वैल्यू ही कम है तो इसका मतलब लॉसेस भी कम होगा। तो जो आयरन लॉस हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो वो बहुत नेग्लिजिबल माना जाता है। क्यों नेग्लिजिबल माना जाएगा, आगे चलेंगे सब देखेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जितना अमाउंट का ये ओरिजिन है, जितना अमाउंट का ये आपका भी वन है, उतना ही अमाउंट में क्या होना चाहिए, ई वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई वन। नीचे थोड़ा सा लटका के लिख देंगे, ई टू भी हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए, अब क्या करेंगे, इसके समानांतर एक लाइनिंग लेंगे। मेरी बात को समझिएगा, कैसे फेजर डायग्राम बनाएंगे। और इसके समानांतर एक लाइनिंग यहाँ पर लीजिएगा, मैंने पैरेलल। ये जहां पर कट किया है ना, वहां पर ओरिजिन से स्केल से आप नाप करके एक खींचिएगा लाइनिंग, यानी ये हो गया। यही आपका है नो लोड करेंट आई नॉट। ध्यान से देखिएगा, सर्किट का यह वोल्टेज है प्राइमरी साइड का, और यही करंट है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन गया, जिसको बोलेंगे फाई नॉट, मतलब नो लोड करंट। मेरी बात को समझिएगा, आई नॉट जो है ना बहुत ही कम वैल्यू का होता है। इसका दो कंपोनेंट होता है, एक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा लॉस। कौन सा लॉस, कोर लॉस, आयरन लॉस। बहुत कम मात्रा में कोर लॉस या आयरन लॉस होता है, करंट की वैल्यू बहुत छोटी होती है। बात यहाँ तक समझ में आया? इस फिगर को लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब आइए, अब आइए क्या करिएगा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला कर्ण को बोलेंगे आई नॉट है जी, यानी कि नो लोड करंट है। इसको बोलेंगे आई डब्ल्यू है, और इसको बोलेंगे इस लाइनिंग को बोलेंगे कि आई म्यू, क्योंकि जो लाइनिंग ये होगा जिसकी वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा, जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका होगा। तो यहाँ से हम कुछ डाटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डाटा निकालेंगे। लेकिन पहले इतना नोट करिए, और बात यदि समझ में आया होगा तब हम आगे चलेंगे और कुछ और बात करेंगे, ठीक है। मेनली इसमें से क्या बात करने वाले हम लोग हैं, तो ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए। वेयर वेयर आई नॉट क्या है, नो लोड करेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट है। क्लियर हुआ? आई म्यू क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट, द करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट। कौन सा करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, या फिर सीधा मैग्नेटाइजिंग करंट लिखेंगे, है ना, या फिर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट लिखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ नो लोड करेंट, नो लोड करेंट, यानी किसका ये है जी, तो नो लोड का ही कंपोनेंट है। आई डब्ल्यू क्या है, आई डब्ल्यू क्या है, वर्किंग कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव या फिर वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करेंट।
नो लोड करेंट। बात समझ में आई? वेयर हाई नॉट क्या है? तो ये है फेज एंगल। फेज एंगल ऑफ फेज एंगल ऑफ नो लोड ट्रांसफार्मर। नो लोड पर जब ट्रांसफार्मर है तो उसका क्या है? फेज एंगल है। इसका जो रेंज होता है, रेंज पूछता है जी, रेंज जो होता है 70 से लेकर के 75 डिग्री तक होता है, याद रखिएगा। 70 से लेकर के 75 होता है ना। ये फेज एंगल है, नो लोड का फेज एंगल, ठीक है। इसी में यदि आप लोग कॉस लगा दीजिएगा, है ना, तो क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऑफ नो लोड ट्रांसफार्मर, है ना। पावर फैक्टर ऑफ ए नो लोड ट्रांसफार्मर, है ना। नो लोड ट्रांसफार्मर जब लोड पे नहीं है उस समय का क्या है? ये पावर फैक्टर है। इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा 0.2 से लेकर के 0.25 लैगिंग। क्या हो जाएगा? लैगिंग। सारी बात को लिख लीजिए। बात समझ में आया? नो लोड का फेज एंगल है और नो लोड पे पावर फैक्टर है। दोनों का रेंज पूछता है, ये रेंज याद रखिएगा, आपके लिए इतना एनफ है, ठीक है। अब आइए, आई म्यू, है ना। आई म्यू क्या बोलेंगे जी? एक पॉइंट ये लिखे, दूसरा पॉइंट ये लिखे और तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा। आई नॉट क्या है? नो लोड करेंट, है ना। नो लोड करेंट इज फेजर सम, फेजर सम ऑफ ऑफ आई डब्लू एंड आई म्यू। आई म्यू आई डब्लू का क्या है? ये फेजर सम है। आई डब्लू आई म्यू का क्या है? ये फेजर सम है। यदि इतना बात समझ में आ गया होगा तो अब आइए फेजर डायग्राम पे। और फेजर डायग्राम पे आकर के देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में हम दो गो फार्मूला लिखना चाहेंगे। कौन कौन सा फार्मूला? ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे कॉस फाई नॉट। बताइए इसमें कॉस फाई नॉट क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये कर्ण हो जाएगा जी। और इस एंगल के सामने ये भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसी ट्रायंगल में लगाना है आपको, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार यानी बेस, आई डब्ल्यू, आधार बटे कर्ण। कर्ण कौन है आपका? आई नॉट। इसी ट्रायंगल में आपको लगाना है साइन थीटा, इसी में लगाना है tan थीटा। तीन को हम निकालना चाहेंगे तो साइन देख लिए। और यदि आपको यदि ऐसा लगे तो हम क्या करेंगे कि वहां से उस ट्रायंगल को काट के बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो बाहर निकाल के जब लाएंगे हम, तो हमको कुछ ऐसा नजर आएगा। लो, हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारा है आई डब्लू, ये जो होगा हमारा कर्ण आई नॉट होगा, ये जो हमारा होगा लंब आई म्यू होगा। पहले यहाँ से समझ लीजिए तब समझ पाइएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक कर जाइएगा। देख लीजिए, इसको यहाँ से हम ऐसे 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 करके काट के बाहर निकालनी है। तो कर्ण जो हमारा क्या है? आई नॉट है। और ये जो लंब होगा यानी आई म्यू है, तो ये भी लंब होगा। और ये होगा हमारा क्या चीज? आई डब्लू होगा। देखिए, आई डब्लू और यहीं पर हमारा एंगल बन रहा है। ये एंगल का नाम क्या है? फाई नॉट। एंगल कहाँ पर बना समझ में आया आपको?
कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ऐसा नहीं कि हम काट के निकालें आप भी कट के बाहर चल जाइए, ऐसा नहीं। आई डब्लू, आई म्यू है, इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पर कर दिए। देखिए ना भाई, यहाँ से आए सुन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ पर 90 डिग्री बन ही रहा है, बताइए, कोई दिक्कत? छोटा वाला पार्ट, आई डब्लू परपेंडिकुलर, यहाँ से देख लीजिए, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया? आइए, अब इसी में आप लोग क्या करिए कि साइन कॉस टेन लगा दीजिए बस। इसमें आप कुछ ना करिए, साइन कॉस टेन लगाइए। तो पहला हम बात करेंगे, पहला बात करेंगे कि कॉस थीटा लगाओ। तो कॉस फाई नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार क्या होगा जी? आधार इसको बोलते हैं, कर्ण इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम, तो आई डब्ल्यू इज इक्वल टू ये लिखोगे, आई नॉट इंटू कॉस नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। यहीं से आपका सारा ऑब्जेक्टिव और सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। आगे चलेंगे हम लोग, तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे साइन फाई नॉट। तो साइन थीटा बराबर उस फार्मूला फिगर में आके देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? थीटा आपका ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में कौन है? आई म्यू है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कर्ण। यानी कि हम आई म्यू निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकाल पाएंगे? तो आई नॉट में कॉस फाई नॉट से मल्टीप्लाई करिएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन दो है। मतलब आपसे यह पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आई नॉट क्या है? नो लोड प्राइमरी करंट है। ये क्या है? नो लोड पे पावर फैक्टर है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे फार्मूला में साइन लिखना था ना, साइन फाई नॉट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन होगा ना, हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, हम यह बताना चाह रहे थे और डायरेक्ट हम यह फार्मूला लिखते हैं। इस फिगर में आइए, हम बोलते हैं कि यह जो करंट है इसका दो कंपोनेंट है, कि आई म्यू है, एक आई डब्ल्यू है। और म्यू वाला में हम बताते हैं कि आई म्यू का जो फार्मूला लिखेंगे, है ना, इस करंट का साइन कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया? साइन कंपोनेंट। और ये जो करंट हुआ आई डब्ल्यू, ये मेन करंट का कॉस कंपोनेंट हो गया। तो शायद आपको समझने में यहाँ पे परेशानी होता है ना, इसीलिए हमको क्या करना पड़ गया? इसीलिए हमको साइन कॉस लगा करके आपको दिखाना पड़ गया कि नहीं, देखिए ऐसे करते हैं। हमको क्या निकालना है? वर्किंग कंपोनेंट। तो वर्किंग कंपोनेंट यानी आयरन लॉस का कंपोनेंट निकालना है, इसी की वजह से आयरन लॉस हो रहा है। तब हम क्या करेंगे कि मेन जो करंट हो गया, नो लोड का जो करंट हो गया, और नो लोड के टाइम में जो पावर फैक्टर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है, तो नो लोड करंट में साइन फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस का वैल्यू मालूम है तो साइन का वैल्यू मालूम नहीं कर लीजिएगा? मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं। तो यह दो फार्मूला को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम लोग सोल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यदि सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे करेंगे? तो इक्वेशन 1 को दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है, इसको भी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो यदि ऐसा करते हैं आप लोग, तो क्या हो जाएगा? आई नॉट का होल स्क्वायर और कॉस फाई नॉट का होल स्क्वायर, प्लस आई नॉट का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई नॉट, इज इक्वल टू आई म्यू का होल स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर।
आप क्या करिएगा कि आई नॉट स्क्वायर को कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर फाई नॉट प्लस कॉस स्क्वायर फाई नॉट, अर्थात आई म्यू का होल स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा जी, आई नॉट का होल स्क्वायर, इसका तो वैल्यू एक हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, इज इक्वल टू आई म्यू का होल स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का होल स्क्वायर। इसी आधार पर आप ये निकालना चाहिएगा कि नो लोड करंट कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर वर्किंग कंपोनेंट का होल स्क्वायर और प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का होल स्क्वायर, पूरे का क्या कर दीजिएगा, रूट करिएगा, तब आपको क्या निकलेगा, यह करंट निकलेगा। यानी दोनों का किस प्रकार से हम यूज किए, हम डायरेक्ट इस फार्मूला को लिख देते, लेकिन आपको हम ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कैसे आता है वो बता दिए, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करिएगा, तब आपको प्राइमरी करंट निकल जाएगा, नो लोड का प्राइमरी करंट, ठीक है। अब क्या करिएगा, तीसरे तीसरे इक्वेशन में tan लगाइएगा, उस ट्रायंगल में tan फाई नॉट लगाइएगा, तो tan क्या देता है जी, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है आपका आई म्यू, आधार क्या है आई डब्ल्यू। यानी एंगल सिर्फ निकालने की बारी आपको आएगी, तो मैं बार बार बोलता हूँ एंगल जब भी निकालिएगा तो एक्यूरेट एंगल tan से निकलता है, तो tan का यूज करिएगा, ठीक है। ये क्या है, तो फेज एंगल है, कब, नो लोड के कंडीशन में, नो लोड के कंडीशन में क्या है, ये फेज एंगल है, नो लोड के कंडीशन में क्या है जी, तो फेज एंगल है। आया समझ में। अब क्या लिखेंगे इसी में, यदि हम कॉस लगा देंगे, नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे कि यदि इसमें हम लोग कॉस लगा देते हैं, चौथा पॉइंट में कॉस फाई नॉट, है ना, ये एंगल निकालिएगा, इसमें कॉस लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये, नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर फैक्टर, ये नो लोड क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। अब आइए, अब आपसे 5वां नंबर हम पूछेंगे कि कोर लॉस क्या होगा, कोर लॉस बता दो, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस बता दो। तो जब भी लॉस बताने की बारी आएगी तो वोल्टेज अगुना करंट कर दीजिएगा। लॉस वाला कंपोनेंट कौन था, वोल्टेज, और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज, ये जो फेजर डायग्राम है उसमें ऊपर ही वोल्टेज नजर आ रहा था, और उसी के फेज के साथ में क्या नजर आ रहा था आपका, करंट नजर आ रहा था, है ना। अब आइए V1 आई डब्ल्यू को ब्रेक करिएगा तो क्या लिखेगा, आई नॉट इंटू 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 कॉस फाइव। आया समझ में, यह लॉस है, यह लॉस क्या है, आयरन लॉस है, आयरन लॉस है, नहीं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और दूसरे टर्म में बोल सकते हैं नो लोड, नो लोड लॉसेस। नो लोड का लॉसेस का मतलब क्या समझिएगा, आयरन लॉस। जब भी पूछा है कि नो लोड लॉस निकालिए, मतलब आयरन लॉस निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो नो लोड जो आयरन लॉस होगा उसको कोर लॉस बोलिएगा या आयरन लॉस बोलिएगा, और उसका ये फार्मूला होगा। आया समझ में। नोट कर लीजिए इस फार्मूला को। और यह जो लॉस होता है बहुत कम होता है, ठीक है, क्या होता है जी, बहुत कम होता है। नोट करिए इतना बात को। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप देख लिए। और दूसरी बात यह हम समझाना चाहेंगे, आप यहाँ से ये भी देख लीजिए, इस पॉइंट को आप खुद भी लिख सकते हैं कि कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। और हमको चलना जब भी होगा, देखना होगा सर्किट को, तो इस फॉर्म में हम लोग चलते हैं, ऐसा ही देखते हैं, जो कि हम कल बता चुके थे, ठीक है। सारा कुछ बताए थे, सिर्फ आई नॉट आया है, आई नॉट के बारे में आप समझ सकते हो, है ना। यह जो है नो लोड करंट जो है लैग कर रहा है, इस वोल्टेज से देखो लैग कर रहा है, इधर से देखना नहीं है सब कुछ, इससे देखना है ना, लैग कर रहा है। समझ में।
कितना डिग्री से? तो ये 5 नॉट से। यदि डिग्री पूछेगा तो 70 से 75 डिग्री का एंगल बनता है। बात समझ में आई? तो हम करीब करीब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगले क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। नो लोड पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। ट्रांसफार्मर रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रहेगा, नो लोड का कहानी रहेगा, और उसमें हम क्या करने वाले, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो इतना कुछ समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिएगा, फिगर के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। और कोई बात नहीं है, ठीक है। देख लो, आई डब्ल्यू है रेसिस्टिव पार्ट वाला है ना। आई म्यू है तो एक्स नॉट है, मतलब कि यहाँ पर फ्लक्स सिर्फ क्रिएट करेगा, फ्लक्स के लिए ही उत्तरदायी है। और ये लॉसेस के लिए, वह कौन सा लॉस, कोर लॉस के लिए। बात समझ में आई? सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर को हम लोग नो लोड का, नो लोड के कंडीशन में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को देख चुके हैं, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आएंगे तो कुछ प्रॉब्लम करने का प्रयास करेंगे, है ना, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का और आइडियल ट्रांसफार्मर का, है ना। और उसके बाद हम लोग फिर इस पर लोड दे के देखेंगे कि फिर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में क्या बेचैनी होती है और क्या कुछ होता है, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है, फीडबैक देंगे आप लोग। थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करिएगा, नोट करिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।